नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें जो पेपर फर्स्ट जो है, जो पीछे हमने जो बात की है राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो पेपर थर्ड है। तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो आप देखो कि पेपर फर्स्ट जो है इसमें आपको सबसे पहले आरपीएससी की जो साइट है, आरपीएससी की साइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, ताकि सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में आपको इस बात का ज्ञान रहे कि आपको चीज़ें कौन सी पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। जैसे आप देखेंगे सिलेबस का एक बिंदु है आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता, और सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है इसमें आपको केवल क्या पढ़ना है, उनके टाउन प्लानिंग पढ़नी है, नगर जो नियोजन उनका वो देखना है, कला और विज्ञान देखना है, व्यापार और वाणिज्य देखना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में बाकी जो बिंदु हैं उसके, जैसे सिंधु सभ्यता का समाज है, सिंधु सभ्यता का धर्म है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। और ये आपको पता कब चलेगा, जब आप लोग सिलेबस को देखेंगे। हम क्या करते हैं, सिलेबस को देखते नहीं है और अंधाधुंध तैयारी करने लग जाते हैं, और हम हमारी एनर्जी को ऐसी जगह लगा देते हैं जो आपके किसी काम नहीं आती है। और आज हम बात करेंगे उस दृष्टिकोण से कि हम उस प्रकार से तैयारी करें कि हम हमारी तैयारी को एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाएं। पढ़ने को देखो बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये रहती है कि पढ़ने के अलावा छोड़ना क्या है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे इसी प्रकार से बात की थी, और पिछले वीडियो में जो हमने राजस्थान को लेकर के जो बातें की है उनको यदि आप फॉलो करो तो आप देखोगे आप जनरल बॉयज़ की जो कट ऑफ रहती है उस तक आप पहुँचेंगे आराम से, उससे ऊपर पहुँचना ही नहीं है कहीं। तो आज भी हम बिल्कुल व्यवहारिक बात करेंगे और सिलेबस के एक एक बिंदु को लेकर के हम बात करेंगे। तो आप देखें कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में तीन चीज़ है, एक आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और रिसर्च। ये तीन खंड हैं आपके, इन तीनों खंडों के बारे में आप लोगों को देखना है पेपर फर्स्ट के अंदर। तो पेपर फर्स्ट की जो पहली जो यूनिट है, 3 यूनिट है इसके अंदर। तो पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट प्राचीन भारत से संबंधित है, और पहली यूनिट में आपके 18 टॉपिक है, 1 से लेकर के 18 टॉपिकों की यदि बिंदुवार यदि हम चर्चा करें तो आप देखो कि ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपको कहाँ से मिलेंगे, किस किताब में मिलेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है। और उससे पहले हम देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या। जैसे पहला जो टॉपिक है उसमें आपको स्रोत देखने हैं, स्रोत भी पुरातात्विक स्रोत देखने हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अलावा साहित्यिक स्रोत देखने हैं, और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो आपको देखना है। फिर जो सेकंड जो टॉपिक है वो प्री हिस्ट्रिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसमें मानव की उत्पत्ति और सभ्यता का जो विकास है वो टॉपिक देखना है। बिंदु जो थर्ड है, बिंदु थर्ड में आपको सिंधु सभ्यता में केवल नगर नियोजन, कला विज्ञान और व्यापार वाणिज्य की आपको बात करनी है, इसके अलावा आपको कोई बात नहीं करनी है। फिर जो चौथा टॉपिक है उसमें वैदिक काल है, और वैदिक काल में सभी चीज़ें, इसमें आपको राजनीति देखनी है, समाज देखना है, अर्थव्यवस्था, धर्म, साहित्य और दर्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। फिर पांचवा जो पॉइंट है उसमें महाकाव्य काल की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व इस काल का। फिर छठे टॉपिक में महाजन पदों का उदय, नगरीकरण का काल, साम्राज्य निर्माण, और वो भी कहाँ तक, नंद वंश तक। तो हर एक वंश से लेकर के नंद वंश तक आपको क्या करनी है, बात करनी है। फिर आपके केवल देखो 2 ही धर्म है, एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, इन्हीं की केवल बात की है। इसके अलावा बाकी जो पौराणिक जो धर्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उन चीज़ों को पढ़ना नहीं है। नहीं, हम क्या करते हैं, केवल धर्म देखा हमने, हम पौराणिक धर्म जो हैं वो भी सारे देखने लग जाते हैं। आप चाहे पढ़ें यदि आपकी रुचि है तो, लेकिन वो ये आपके सिलेबस में नहीं है ये। फिर जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पश्चिमी जगत से भारत का संपर्क, और स्पेशली इसमें सिकंदर का जो आक्रमण है और उसके जो प्रभाव है वही देखने हैं आपको केवल। और उसके बाद में आपके आ जाता है मौर्य साम्राज्य। अब आप देखो कि पश्चिमी जगत के संपर्क में केवल आपको सिकंदर के जो आक्रमण है और उनका जो इफेक्ट है वो देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप हकामनी वंश के जो आक्रमण वगैरह है या जो ईरानी जो आक्रमण वगैरह वो हम देखते हैं, वो आपको इस सिलेबस में आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करें तो यहाँ केवल आपको 2 ही शासक है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक। इसके अलावा बाकी जितने जो शासक हैं, संप्रति वगैरह, उन सब की बातें आपको यहाँ नहीं करनी है। आपको अपने सिलेबस पर फोकस रहना है बहुत ही अच्छे ढंग से। और फिर मौर्य प्रशासन है, कला और स्थापत्य, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब देखें तो इन बिंदुओं के अलावा बाकी जो टॉपिक है, बाकी टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है, और उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या डिलीट हो जाएगा।
इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर शुंग वंश की जब हम बात करें तो इसमें आपको शुंग वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ हैं केवल वही देखनी है। और कुषाण वंश और सातवाहन जो है ये भी आपके सिलेबस में, इसमें भी इनकी जो राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं और इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं केवल उन्हीं को देखना है। फिर गुप्त साम्राज्य आपके कंप्लीट है, गुप्तों से संबंधित सारी जो बातें हैं सारी बातें आपको देखनी है। फिर गुप्तोत्तर कालीन व्यापार वाणिज्य और केवल बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली जो उस काल की क्या रही है केवल वही देखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी वहाँ नहीं देखना है। फिर हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की जो भी विजय वगैरह है वो देखनी है आपको, और उस काल की राजनीति, धर्म, कला और साहित्य जो है वो सब आपको देखना है। फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय है, उसमें केवल आपके चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल है, इसके अलावा बाकी आपको किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, देखना नहीं है आपको। फिर शिक्षा के केंद्र केवल 3 है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, इन तीनों के अलावा और कोई नहीं देखना है। फिर बाह्य जगत से संपर्क, ये एक प्रकार से वृत्तर भारत की बात हो रही है, और वृत्तर भारत में आपको पूर्वी एशिया से क्या संपर्क रहे और आपके मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से क्या संपर्क है, केवल इन्हीं के बारे में आपको देखना है। श्रीलंका वगैरह की जो बातें हैं, श्रीलंका की बात यहाँ नहीं करनी है आपको। फिर जो 18वां जो अंतिम जो टॉपिक है, समाज और अर्थव्यवस्था, 7वीं से लेकर के 12वीं सदी तक देखनी है आपको। और 7वीं से 12वीं सदी एक प्रकार से इसको हम राजपूत काल कहते हैं। तो राजपूत काल की सामाजिक संस्थाएं, भूमि अनुदान, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, ये इतने ही टॉपिक हैं आपके प्राचीन भारत में। इन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करना आपको। अब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपको लेकर के नहीं बैठनी है आपको। आप जो है अपने सिलेबस पर अच्छे से फोकस रहें। और ये जो 18 जो टॉपिक है सिलेबस के, और इन 18 टॉपिकों के लिए यदि हम बात करें तो आप देखो कि यदि आप 2-3 किताबें यदि पढ़ना चाहते हो तो एक अलग बात है, ठीक है, मैं आपको 2-3 किताबें बता दूंगा। लेकिन यदि आप प्राचीन भारत में कोई एक ही किताब यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो है पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत की पुस्तक। और आपके ये जो 18 के 18 जो टॉपिक हैं वो 18 के 18 टॉपिक जो है उसमें कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन पप्पू सिंह प्रजापति की जो पुस्तक है उसमें लगभग 38 या 40 के आसपास टॉपिक दिए हुए हैं। तो पप्पू सिंह प्रजापति की जो पुस्तक है वो भी आपको कंप्लीट नहीं देखनी है। उन्होंने बहुत मेहनत से पुस्तक लिखी हुई है, लेकिन पप्पू सिंह जी की जो किताब है वो आपको पूरी नहीं देखनी है, वो पूरी आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें भी कई खंड ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लगते हैं। तो एक किताब यदि आपको पढ़नी है प्राचीन भारत में तो आप पप्पू सिंह प्रजापति जी की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ें। और आप देखो ये जो पुस्तक है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो किसी भी एक किताब प्राचीन भारत की आप कोई एक किताब ले लो, चाहे आप कोई सी भी किताब ले लो, चाहे केसी श्रीवास्तव ले लो, चाहे आप वीसी पांडे ले लो, वीडी महाजन ले लो, उपेंद्र सिंह ले लो, या आप डीडी गोस्वामी की किताब ले लो, किसी की रामचरण शर्मा ले लो, आप चाहे रोमिला थापड़ ले लें, चाहे आप एक किताब यदि आप लेंगे कोई भी और तथ्य उसमें देखेंगे, फैक्ट उसमें देखेंगे तो पप्पू सिंह प्रजापति की जो पुस्तक है वो भारी रहेगी उन पर। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने पढ़ा उस किताब को। तो और फैक्चुअल एग्जाम है ये भी आपका, प्री एग्जाम एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें आपको प्राचीन भारत की एक यदि पुस्तक पढ़नी है तो पप्पू सिंह प्रजापति की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ें अच्छे से। और पढ़ने का मतलब कोई रीडिंग मारना नहीं है, यहाँ पढ़ने का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ना। उस किताब की हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है। और उस किताब की एक विशेषता और है कि जो भी प्राचीन भारत के जब तक वो पुस्तक लिखी गई थी तब तक जितने आपके नेट वगैरह के जो प्रश्न उपलब्ध थे उन सारे ही प्रश्नों का उसमें क्या है संकलन वगैरह किया हुआ है। और पप्पू सिंह जी ने ये जो पुस्तक है उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होने के बाद लिखी थी। तो एकदम बिल्कुल जो सिलेबस है सिलेबस को उन्होंने अच्छे से क्या है इस पुस्तक में डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो प्राचीन भारत के 18 टॉपिकों के लिए वो एक पुस्तक पर्याप्त है। और मेरी एक सलाह और रहेगी उस पुस्तक के साथ, हालांकि तथ्य हमारे सारे आ जाएंगे, फैक्ट हमारे सारे आ जाएंगे वहाँ, लेकिन उस पुस्तक के साथ एक आप छोटी किताब और है, 2 खंडों में उपलब्ध है वो किताब वीसी पांडे। वीसी पांडे जो पुस्तक है, वीसी पांडे की पुस्तक भी आप लोगों को देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। पढ़ करके आप आनंदित महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे आप। तो ये जो 2 पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें क्या है आपका ये जो 18 जो टॉपिक हैं इन 18 टॉपिकों को कवर करने में पर्याप्त है। और क्यों? क्योंकि हम तो इस अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी वही काम आती है जो परीक्षा हॉल तक जाती है।
इस फार्मूले से यदि आप तैयारी करते हैं तभी तैयारी सही मायनों में क्या है, सफल मानी जाती है। वरना पढ़ने को तो आप कितना ही पढ़ते रहो ना, हमें परीक्षा परक तैयारी करनी है। मैंने पिछली वीडियो में बात की, हम ज्ञान परक तैयारी नहीं करें। ज्ञान परक मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि अब मेरे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, और यदि एग्ज़ाम देता तो मैं भी इसी रणनीति को फॉलो करता। और जो प्राचीन भारत है इसमें आप वीसी पांडे देखें, और आर्य कंपटीशन जो है, आर्य कंपटीशन की जो गाइड है वो सभी जो खंड है हमारे 3 जो खंड है, तीनों खंडों में क्या है, समान रूप से उपयोगी है। लेकिन पप्पू सिंह जी की जो किताब है उसमें आर्य भी एक प्रकार से क्या है, समाहित है। यदि प्राचीन भारत में समय यदि आपके पास कम रहे तो यदि आप आर्य कंपटीशन की गाइड को यदि ना भी देखें तब भी क्या है कि पप्पू सिंह जी जो हैं वो पर्याप्त है। तो ये बात हुई। फिर आप देखो अगला जो खंड है आपके यूनिट बी जो है, यूनिट बी में आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसमें यदि अपन बात करें तो आप देखो कि इसमें टोटल 21 पॉइंट है, 21 बिंदु है टोटल। यहाँ आपको सल्तनत और मुगल काल ये दोनों देखने हैं। इसके अलावा आपको मराठों का इतिहास देखना है, और मराठों के साथ ही आपको पेशवा और उनके साथ जो मराठा शक्ति का जो विस्तार है वो देखना है। और इसी में आपके जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन है वो भी लगते हैं। और कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं जैसे विजयनगर है, बहमनी है, जौनपुर है, इनका जो इतिहास है वो भी आप लोगों को देखना है। और इसको यदि अपन देखें तो आप देखो कि पहला जो टॉपिक है वो सल्तनत काल की शुरुआत है, ठीक है। फिर सल्तनत काल की शुरुआत के बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की बात है, सुदृढ़ीकरण की बात है। तो सुदृढ़ीकरण की बात एक प्रकार से बात कहाँ तक हो गई है, बलबन तक बात हो गई है ये। उसके बाद में खिलजी साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य में स्पेशली देखना है किसे, आपको अलाउद्दीन खिलजी को। फिर तुगलक वंश आ गया आपके। फिर सल्तनत कालीन प्रशासन और एकता व्यवस्था जो है उसकी आपको बात करनी है। और सल्तनत काल में कला और स्थापत्य, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। फिर उत्तर पश्चिम सीमा समस्याएं, स्पेशली मंगोल आक्रमण और उसके इफेक्ट क्या रहे वो देखना आप लोगों को, सैयद और लोधी वंश। और एक 10वां जो टॉपिक वो है आपके क्षेत्रीय राज्य, विजयनगर, बहमनी और जौनपुर की राजनीति और सांस्कृतिक योगदान। अब ये पहले जो टॉपिक है इसमें यदि आप पढ़ना चाहें तो आप देखो अभी हाल ही में पप्पू सिंह जी ने एक और किताब लिखी है। मैं उनकी किताब का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई वो मेरे मित्र हैं तो मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो किताब वास्तव में अच्छी है, मैंने दोनों किताबों को देखा है। हालांकि दूसरी जो किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ी है क्योंकि अभी पप्पू सिंह जी ने भेजी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि भाई उन्होंने ये पुस्तक भेजी मुझे, इस योग्य समझा उन्होंने। तो ये पुस्तक मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन पहला जो खंड है वो पूरा पढ़ा है। और इसमें भी मैंने 2-4 चैप्टर देखे हैं उसके अभी तक। बहुत ही अच्छी मेहनत की हुई है। और आप देखो कि प्राचीन भारत की जो पुस्तक है उसमें लगभग 100 किताबों से उन्होंने क्या किया हुआ है, संकलन किया हुआ है। आपने यदि पुस्तक ली हुई है या अब आप यदि लेंगे तो आप देखना पीछे उन्होंने क्या है, पुस्तक सूची दे रखी है। संदर्भ ग्रंथ जो हैं उन्होंने बता रखे हैं, उनके जो संख्या है 100 है। तो देखो अपने आप में बड़ी मेहनत है वो ना। हमें उनकी मेहनत का लाभ उठाना चाहिए। हम लोग तो उठा नहीं पाए थे क्योंकि हमारी जो वैकेंसी जब आई थी तब तक उनकी जो किताब है वो मार्केट में नहीं थी। अब ये जो शुरू वाले जो 10 खंड हैं, इन 10 खंडों के लिए अभी जो उनकी किताब आई तराइन से पानीपत, ये किताब पर्याप्त है। और इस किताब के साथ यदि आप दूसरी को किताब देखना चाहें शुरुआती 10 खंडों के लिए तो J.L. मेहता जो हैं उनका भी मध्यकालीन इतिहास है, 3 खंडों में है वो। और उसमें पहला जो खंड है वो सल्तनत काल से संबंधित है। फिर उनके 2 जो खंड हैं, खंड द्वितीय और तृतीय, वो मुगल काल से संबंधित रहे हैं उनके, तो वो खंड भी आप काम में ले सकते हैं। फिर आप देखो कि आगे चल करके 11 से लेकर के यदि हम देखें 19 तक तो ये आपके कंप्लीट मुगल काल है। सारे जो मुगल हैं, मुगलों की बात है, केवल उत्तर मुगल काल जो है, उत्तर मुगल काल नहीं है, केवल मुगल कालीन जो शासक है उसमें केवल ये औरंगजेब तक का जो इतिहास है वही आप लोगों को देखना है। वहाँ तक कि आपको आर्थिक व्यवस्थाएं देखनी है, सांस्कृतिक इतिहास देखना है, राजनीतिक इतिहास देखना है, उनका व्यापार वाणिज्य वगैरह है वो देखना है औरंगजेब तक। तो ये जो खंड है 11 से लेकर के 19 तक, 11 से लेकर के 19 तक यदि आप पढ़ना चाहें तो J.L. मेहता के मैंने आपको 2 खंड बताए अभी। एक तो खंड दूसरा और खंड तीसरा जो है वो स्पेशली मुगल काल जो है उससे संबंधित वो लिखा गया है। इसके अलावा आप L.P. शर्मा की पुस्तक आती है वो भी देख सकते हैं यदि आपके पास है तो।
श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव देखें तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जो है मैंने पढ़ा तो मैं उसमें ये देखता हूँ कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव में राजनीतिक जो इतिहास है मध्यकाल का वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लेकिन यदि आप आर्थिक इतिहास वगैरह देखेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना अच्छा है। आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो इतिहास उसमें इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। तो राजनीतिक इतिहास है वही केवल एल श्रीवास्तव का अच्छा है। फिर आपके इसमें टॉपिक है 20 नंबर, मराठों का उदय, शिवाजी की विजय, नागरिक और सैन्य प्रशासन, चौथ स्वदेशमुखी की प्रकृति, हिंदू पातशाही की अवधारणा। ये जो है ये भी आपको जेएल मेहता में मिल जाएगा। फिर 21 नंबर जो टॉपिक है, पेशवा और उनके अधीन मराठा शक्ति का विस्तार, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको जेएल मेहता में नहीं मिलेगा। और ये आपको बीएल ग्रोवर और यशपाल की जो पुस्तक है उसमें ये खंड काफ़ी अच्छे से, बहुत ही विस्तार से और सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपको बताए हुए हैं। और तो ये हमने बात कर ली है यूनिट 2 की इसकी। अब यूनिट 3 जो है वो है इतिहास में अनुसंधान। तो रिसर्च का जो पेपर है इसमें आपके 7 टॉपिक हैं इसके अंदर। इसमें इतिहास का क्षेत्र और महत्व, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह, इतिहास में कारण कार्य संबंध, इतिहास और अनुषंगी विज्ञान, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में हाल ही की प्रवृत्तियाँ, शोध कार्य प्रणाली, स्रोत और साक्ष्य, आलोचना, शोध इंजीनियरिंग। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आप देखो कि यदि किसी किताब को आप देखना चाहते हैं तो विकास नोटियाल की किताब काफ़ी अच्छी है। ई श्रीधरन की पुस्तक है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यदि आप ये किताब देखना चाहते हैं तो यहाँ भी मैं आपको गाइड सजेस्ट करूँगा पेनोरमा की जो गाइड है वो काफ़ी अच्छी गाइड है। हालांकि भाषा वगैरह एक बार आपको कठिन लगे क्योंकि आपने अब तक क्या है इन टॉपिकों को देखा नहीं है। लेकिन आप यदि पेनोरमा की पुस्तक जो है वो यदि आप देखेंगे और उस पुस्तक की 2-3 बार यदि आप रीडिंग लगाएंगे अच्छे से तो वो जो किताब है वो आपको समझ में आएगी बहुत ही अच्छे से। तो वो चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं। और फिर ये जो कंप्लीट जो फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें प्राचीन मध्यकालीन भारत और रिसर्च जो पोर्शन है, देखो रिसर्च का जो पोर्शन है उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है इसमें आपको टॉपिक के साथ साथ क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या है जो अरिहंत की जो गाइड आती है उसमें आप देखो पुराने जो पेपर हैं यूपीएससी के, पीएससी के जो पेपर हैं, खूब सारे पीएससी के पेपर मिल जाते हैं उसके अंदर। तो वो सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप अपनी तैयारी को पूर्णता दे सकते हैं।